ये मेरा टैटू कहाँ गया? विक्रांत बाएं मोड़ते हुए हाथ को इधर उधर करके देख रहा था, लेकिन तुम कहीं भी उसका टैटू नजर नहीं आ रहा था। पहले अपने बाएं हाथ पर एक टैटू बनवा रखा था। ये टैटू उसके हाथ पर रेशे था और इस पर जिग जैग तरीके का एक सिंबल बना हुआ था। विक्रांत को ये टैटू उसने किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट से बनवाया था और उसने इस टैटू का मतलब भी उसे बताया था। ये ग्रीक भाषा में फ्लो ऑफ वाटर का सिंबल था, लेकिन अब न जाने कहाँ वो टैटू गायब हो चुका है। विक्रांत को समझ में नहीं आ रहा था अचानक से ये टैटू कहाँ गायब हो गया। विक्रांत अपनी नजरें चारों तरफ इस जगह को समझने की कोशिश कर रहा था। यहाँ एक अजीब सा शोरगुल का माहौल था। ऐसे माहौल में विक्रांत आज तक कभी नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये कोई ऑफिस वगैरह है। यहाँ पर सभी काम में काफी व्यस्त लग रहे थे। यहाँ जो लोग भी नजर आ रहे थे उनके भी चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी और हड़बड़ी का भाव दिखा था। सभी हैरान होकर इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन विक्रांत को कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी ये सब किसी फिल्म की कहानी जैसा लग रहा था। ठीक है, आप सब लोग यहाँ आ जाइए। एक अधेड़ उम्र के शख्स ने सभी को इशारा करते हुए अपने करीब बुलाया। उसकी उम्र तकरीबन 60 साल के करीब थी और इसने भूरे रंग का भारी से जैकेट पहन रखा था। टीचर मंजू आप सबको रेप केस के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दे रही हैं। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आज रात को ही हम यहाँ से मूव करने वाले हैं। उसकी आवाज सुनते ऑफिसर के बीचों बीच भीड़ होगी। सभी लोग काम छोड़कर यहाँ पर आ खड़े हो गए। एक आदमी ने ऑफिस के किनारे पर पड़े हुए व्हाइट बोर्ड को सरका कर ऑफिस के बीचों बीच लाकर रख दिया। इस व्हाइट बोर्ड पर कई सारे फोटोज लगे हुए थे, साथ ही इस पर काफी कुछ लिखा भी हुआ था। सब लोग इस व्हाइट बोर्ड के आसपास चेयर लगाकर बैठ गए और बड़े ध्यान से व्हाइट बोर्ड पर अपनी नजरें गड़ा दी। विक्रांत बस मूक दर्शक बनकर इधर उधर के सीन को देख रहा था। वो अपनी कुर्सी पर ही बैठा रहा। उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। विक्रांत ने अपने दाहिने कान पर हाथ लगाया। कुछ साल पहले एक गैंगस्टर से लड़ाई करते वक्त उसके कान में गोली लग गई थी, जिससे उसका कान कट गया था। लेकिन हैरत की बात यह है कि अब विक्रांत का कान बिल्कुल सही सलामत है। अब तो हैरत के साथ ही विक्रांत का दिल भी काफी जोर से लगने लगा। उसे ये सब बड़ा अजीब सा लग रहा था। इस वक्त वो अपना चेहरा देखना चाहता था। विक्रांत अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए आईने की तलाश करने लग गया। तभी उसकी नजर सामने टेबल पर रखे एक फोटो फ्रेम पर पड़ी। वहाँ पर एक आदमी की फोटो रखी हुई थी, जिसने की पुलिस यूनिफॉर्म पहना हुआ था। इस फोटो को देखते विक्रांत के चेहरे पर पसीना आ गया। दरअसल ये उसी का फोटो था, लेकिन पुलिस यूनिफॉर्म में उसकी फोटो कैसे आई, इसका जवाब विक्रांत के पास भी नहीं था। ये सब क्या है, कहाँ हूँ मैं? विक्रांत ने मन ही मन सवाल किया। ये मेरा पुनर्जन्म तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं पुलिस ऑफिसर कैसे बन गया? कहीं मेरा दिमाग किसी और के शरीर में तो नहीं आ गया? ऐसा भी हो सकता है क्या? विक्रांत को अभी भी याद है कि वो तो मुंबई शहर का बहुत बड़ा गैंगस्टर था। हालांकि उसका नाम तो विक्रांत ही था, लेकिन क्राइम की दुनिया में लोग उसे विक्की डॉन के नाम से जानते थे। कुछ लोग उसे विक्की शूटर भी कहते थे। पूरी मुंबई पुलिस के लिए सिर दर्द बना हुआ था। लेकिन फिर ये सब कैसे हुआ? पुलिस की वर्दी में उसकी फोटो कैसे आई? अचानक से विक्रांत को कुछ याद आया। मुझे तो फांसी दी गई थी ना। अब उसे किसी के द्वारा कही गई बात याद आ रही थी। कुत्ते की जिंदगी से बेहतर है सम्मानजनक मौत। ये बात विक्रांत के कानों में उस वक्त भी गूंज रही थी जब उसके गले में फांसी का फंदा पहनाया जा रहा था। कहीं सच में मेरी आत्मा किसी दूसरे के शरीर में तो नहीं आ गई है? ऐसा भी हो सकता है क्या? और ये सब अचानक कैसे हुआ? मुझे फांसी का फंदा पहनाया गया था, यहाँ तक तो मुझे याद है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अचानक से मैं इस पुलिस यूनिफॉर्म में कैसे आया? विक्रांत के दिमाग में अब जो नई मेमोरी फिट हुई थी, उसके हिसाब से अब वो फिर से इस दुनिया में वापस आ गया है, लेकिन इस बार गैंगस्टर के रूप में नहीं, बल्कि एक पुलिस ऑफिसर के रूप में। वो मुंबई के क्राइम ब्रांच का इन्वेस्टिगेटर है। उसका काम क्राइम से जुड़े केस की जांच करना है। दूसरे शब्दों में कहें तो विक्रांत अब एक जासूस यानी कि डिटेक्टिव बन चुका था। यानी कि अभी जहां पर विक्रांत बैठा हुआ था, ये पुलिस स्टेशन है। विक्रांत को जैसे जैसे सच्चाई समझ आ रही थी, उसका सिर भी चकराया जा रहा था। उसके सिर के ऊपर लगे पंखे के चलने की आवाज और आसपास का शोर उसके दिमाग में सुई की तरह चुभ रहा था। ये सब कैसे हो सकता है? ये सब ये पॉसिबल नहीं है। विक्रांत के चेहरे पर पसीना आने लगा था। हैरान परेशान विक्रांत ने जब अपने सिर पर हाथ फेरा तो दंग रह गया। ये क्या? मेरे सिर पर तो बाल ही नहीं थे और कितने सारे चोट के निशान थे। ये सब कहाँ गया? दरअसल विक्रांत के सिर पर काफी घने और लंबे बाल उगे हुए थे, जो कि उसे बहुत ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। और अब उसकी उम्र भी काफी कम लग रही थी। देखिए, इस महीने की 12 तारीख तक हमारे पास 3 रेप केस की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इस वक्त एक लेडीज इन्वेस्टिगेटर्स व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ी होकर सबको किसी रेप केस के बारे में बता रही थी। विक्रांत ने पहले कभी इस लेडी ऑफिसर को देखा ही नहीं था, लेकिन उसके माइंड में जो नई मेमोरी फिट हुई थी, उसकी मदद से उसे पता चला कि ये लेडी ऑफिसर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट के
टीम बी की लीडर थी। इसका नाम मंजू सचदेवा है और ये इन्वेस्टिगेशन यूनिट की सबसे तेज तर्रार ऑफिसर के रूप में जानी जाती है। अभी तक जितनी भी विक्टिम्स हुई हैं वो सभी यंग लड़कियां ही हैं और जो थोड़ी मॉडर्न लाइफ जी रही है उन्हीं को ये रेपिस्ट अपना शिकार बना रहा है। टीम लीडर मंजू ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि अभी तक जितने भी केस सामने आए हैं वो किसी बार या क्लब के आसपास ही हुआ है और उन्हीं लड़कियों को विक्टिम बनाया गया है जो बार या क्लब में से बाहर निकली हैं और सारा कांड आधी रात के बाद ही किया गया है। ये रेपिस्ट साइको टाइप का लग रहा है। ये सबसे पहले लड़कियों को बहलाकर बार या क्लब से बाहर ले आता है, फिर उन्हें बेहोश करता है और फिर लड़कियों का रेप करता है। रेप करने के बाद ये उनके ऊपर टॉयलेट भी करता है। ओह, टॉयलेट करने की बात सुनकर सभी इन्वेस्टिगेटर्स के चेहरे पर अजीब से रिएक्शन देखने को मिला। फॉरेंसिक टीम ने इस यूरिन का टेस्ट भी किया जिससे पता चला कि ये तीनों ही रेप एक ही आदमी द्वारा किए गए हैं। और हाँ, जो लास्ट विक्टिम थी उसने उस रेपिस्ट से खुद को बचाने के लिए उससे फाइट भी की थी। रेप करते टाइम उसको होश आ गया हो तो उसके नाखूनों में इस रेपिस्ट का ब्लड सैंपल भी आ गया है। हमने इस ब्लड सैंपल को भी टेस्टिंग के लिए भेज दिया है। टीम लीडर मंजू सचदेवा अभी इस केस के बारे में एक्सप्लेन ही कर रही थी कि उस जैकेट वाले आदमी ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा, ओ हेलो, तुम इधर क्या कर रहे हो? आज सबको रात भर काम करना है, जाओ जाके सबके लिए कॉफी लेकर आओ। विक्रांत ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। ये कोई और नहीं बल्कि टीम का कैप्टन पुष्कर था। दरअसल पुष्कर और विक्रांत ने एक साथ यहाँ पर ड्यूटी स्टार्ट की थी, लेकिन वो शुरू से विक्रांत से द्वेष रखता था। हमेशा विक्रांत को नीचे गिराने की कोशिश करता था। पहले वाला विक्रांत काफी सीधा था और वो पुष्कर से डर कर रहता था। कभी भी वो पुष्कर के आगे बोलने की हिम्मत नहीं दिखाता था। पुष्कर थोड़ा चापलूस किस्म का इंसान है, इसलिए उसने जल्दी से प्रमोशन भी ले लिया था, जबकि विक्रांत अभी भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर ही था। पुष्कर हमेशा विक्रांत को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। आदत के अनुसार आज भी उसने वही हरकत की, लेकिन शायद उसे ये बात पता नहीं थी। नहीं पता थी कि अब विक्रांत पहले वाला सीधा साधा विक्रांत नहीं रह गया था। उसके अंदर अब गैंगस्टर विक्रांत का दिमाग आ चुका है। भले ही उसका चेहरा और शरीर पहले वाले सीधे साधे विक्रांत जैसा ही है, लेकिन अब उसका दिमाग मुंबई शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर विक्रांत सक्सेना उर्फ विक्की डॉन का है, जो कि बात बात पर लोगों की जान लेने में भी गुरेज नहीं करता था। पहले वाले विक्रांत को तो पुष्कर के साथ ही बाकी के इन्वेस्टिगेटर्स भी बुरा व्यवहार करते थे और वो चुपचाप खड़े रहकर सबकी बातें सुनता था। लेकिन अब ये गैंगस्टर विक्रांत भला कैसे किसी की तेज आवाज बर्दाश्त कर सकता था? ओए, सुनाई नहीं पड़ा क्या? मैंने कहा कि सबके लिए कॉफी लेकर आ। पुष्कर ने विक्रांत को घूरते हुए गुस्से से भरे लफ्जों में कहा। विक्रांत के बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी थी। उसने जोर से टेबल पर हाथ पीटते हुए कहा, रुक लाता हूँ। पहली बार विक्रांत को किसी ने गुस्सा होते देखा था। खुद पुष्कर भी दंग रह गया। इस चूहे को कब से जबान आ गई? खैर, विक्रांत की आंखों में गुस्से की ज्वाला देखकर पुष्कर की हिम्मत आगे बोलने की नहीं हुई। वो दूसरी तरफ नजर फेर कर बैठ गया, लेकिन विक्रांत के इस व्यवहार ने सभी को हैरत में डाल दिया। दरअसल विक्रांत के व्यवहार में ये परिवर्तन अभी कुछ देर पहले ही हुआ है। अभी जब थोड़ी देर पहले उसे फांसी दी जा रही थी, तभी उस गैंगस्टर विक्रांत की आत्मा सीधे साधे पुलिस वाले विक्रांत में आ गई है। पुष्कर और विक्रांत के बीच की इस नोकझोंक की वजह से मंजू को भी थोड़ी दिक्कत हुई। वो कुछ पल के लिए रुक गई और फिर जब उसने देखा कि माहौल शांत हो गया तब वो आगे की इन्फॉर्मेशन देने लगी। तब तक एक यंग एज की लड़की उठकर पुष्कर की तरफ आई। इसने आंखों पर चश्मा चढ़ा रखा था। सर, मैं ले आती हूँ ना सबके लिए कॉफी। इतना कहकर वो ऑफिस की पेंट्री की तरफ चली गई। इस लड़की का नाम सुनिधि था, सुनिधि राणा। इसको अभी ड्यूटी ज्वाइन किए 1 महीना भी नहीं हुआ है। अभी इसका इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग पीरियड ही चल रहा है। सुनिधि जब से इस डिपार्टमेंट में आई है तब से वो विक्रांत को सबके बार परेशान होते ही देख रही है। विक्रांत काफी स्मार्ट है और बहुत सीधा है, तो सुनिधि के दिल में हमेशा से उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। वो मनी मान विक्रांत को पसंद करने लगी थी। बात तो ऐसा भी होता था कि वो विक्रांत को सीनियर की डांट से बचाने के लिए उसकी गलती अपने सिर पर ले लेती थी। आज भी वैसा ही हुआ। जब सुनिधि ने देखा कि पुष्कर विक्रांत को परेशान कर रहा है तो वो खुद ही बीच में आकर बोलने लगी और उसने पुष्कर से कह दिया कि मैं ही कॉफी बना दूंगी। सुनिधि को विक्रांत की तरफ से बोलते हुए देख पुष्कर विक्रांत को देखकर उसे घूरने लगा। विक्रांत भी भला कैसे शांत रह सकता था? वो भी पुष्कर को गुस्से से तरे रहा। विक्रांत जानता था कि इस वक्त उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अभी ऑफिस की सीरियस मीटिंग चल रही है। विक्रांत के दिमाग में अभी भी उसके पिछले जन्म की बातें घूम रही थी। जिस कत्ल के लिए उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी, विक्रांत ने वो मर्डर किया भी नहीं था। दरअसल जिस गैंग के लिए विक्रांत काम करता था उसने ही विक्रांत को एक झूठे मर्डर केस में फंसाकर जेल में डलवा दिया था और फिर विक्रांत को उसके लिए फांसी की सजा दी गई थी। विक्रांत के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था।
अगर आज भी उसके गैंग का बॉस मिल जाए तो फिर विक्रांत उसकी जान ले लेगा। विक्रांत गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध कर बैठा हुआ था। तभी सुनिधि सबके लिए कॉफी बनाकर ले आई। उसने मीटिंग में बैठे सभी इन्वेस्टिगेटर्स के आगे कॉफी रख दी और फिर अंत में वो विक्रांत के पास भी कॉफी लेकर पहुंची। ये लीजिए सर, आपकी स्पेशल कॉफी। 2 बैग शुगर के साथ। सुनिधि ने मुस्कुराते हुए कहा, सर आज हम लोग पूरी रात ओवर टाइम कर रहे हैं, लेकिन आप परेशान मत होइए, हम कर लेंगे। ओके। विक्रांत ने सुनिधि की बातों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो भी कॉफी रखकर वहां से तुरंत ही चली गई। अब तक मंजू केस के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे चुकी थी। उन्होंने प्रेजेंटेशन देना बंद कर दिया था। व्हाइट बोर्ड के सामने से हटकर वापस अपनी चेयर पर बैठ गई और फिर एक लगभग 55 या 60 साल का व्यक्ति सूट पहने हुए व्हाइट बोर्ड के सामने आकर खड़ा हो गया। इसका नाम था मार्कंडे डिसूजा। ये मुंबई पुलिस में डीसीपी पद पर काम करते हैं। इन्हें सब डीसीपी डिसूजा सर कहकर बुलाते हैं। डिसूजा सर की छवि पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत ही ईमानदार और सख्त पुलिस ऑफिसर की है। वो बहुत ही सीरियस होकर काम करते हैं। आज तक किसी भी पुलिस वाले ने डिसूजा सर को मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा था। डिसूजा सर अपनी चेयर से उठकर व्हाइट बोर्ड के सामने आकर खड़े हो गए। डिसूजा साहब ने हल्की सांस छोड़ी और फिर बोलना शुरू किया। तो आप लोगों को केस के बारे में सब कुछ पता चल ही गया है। अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी आपको दे दी गई है। मुझे पता है कि अब आप लोगों को आराम नहीं मिलने वाला है। वैसे भी ये आराम का वक्त भी नहीं है। ऑलरेडी 3 रेप केस हो चुके हैं और हमें अब बहुत अलर्ट रहना है। अब फिर से कोई क्राइम हो उससे पहले ही हमें इस रेपिस्ट को अरेस्ट करना है। अच्छा टीम ए वाले ध्यान से सुनिए। डिसूजा साहब ने टीम ए के इन्वेस्टिगेटर्स की तरफ देखते हुए कहा, आप लोगों को आदमी की पहचान करनी है। ये ज्यादातर बार और क्लब में जा रहा है, तो आप लोग भी शहर के अंदर जितने बार और क्लब में जाइए और वहाँ इसके बारे में पता कीजिए। वहाँ लोगों से पूछताछ कीजिए। सीसीटीवी फुटेज और आसपास के एरिया की कैमरे बनाइए। तभी पार्किंग में खड़ी होने वाली सभी गाड़ियों का भी रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल कर उन्हें ट्रेस कीजिए। कहीं से कोई भी एविडेंस छूटना नहीं चाहिए। ओके? ये सर। टीम ए के इन्वेस्टिगेटर्स एक साथ पड़े और टीम बी को अपराधी का आइडेंटिटी निकालना है। डिसूजा ने अब टीम बी की तरफ देखते हुए कहा, हमारे पास कल्प्रिट का ब्लड सैंपल है और यूरिन सैंपल भी है, तो आप लोग आसपास के सभी हॉस्पिटल जाइए और वहां सैंपल मैच कराने की कोशिश कीजिए। वैसे ब्लड सैंपल से ज्यादा हेल्प तो नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश कीजिए। अगर ये अभी हाल फिलहाल में किसी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने गया होगा तो हो सकता है कि कुछ क्लू मिल जाए। और हाँ, मोबाइल नेटवर्क, इस एरिया में ये केस हुआ है और जिस टाइम पर हुआ है उस टाइम वहाँ जितने भी मोबाइल फोन एक्टिव थे उनकी भी डिटेल निकालिए। कॉल डिटेल वगैरह भी निकालिए। वहां से भी काफी कुछ पता लग सकता है। ओके, एवरीवन अंडरस्टैंड? एनी डाउट? डिसूजा ने अंत में कहा, नो सर। सभी इन्वेस्टिगेटर्स एक सुर में बोल उठे। ओके, फिर सबको अपना काम समझ में आ गया है, तो अब आप लोग अपने काम पे लग जाइए। आई होप हम बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। डीसीपी डिसूजा ने अपना लेक्चर खत्म किया और वो व्हाइट बोर्ड के सामने से हटकर वापस आने लगे। एक प्रॉब्लम है, इन्वेस्टिगेटर्स के बीच में से एक व्यक्ति बोल पड़ा। सभी की नजरें इस व्यक्ति की तरफ मुड़ गई। ये कोई और नहीं बल्कि विक्रांत सक्सेना था। विक्रांत को आज से पहले किसी इतनी बेबाकी से बोलते हुए नहीं सुना था। सबका हैरान होने वाला लाजमी था। डीसीपी डिसूजा साहब भी कंफ्यूज हो उठे। क्या हुआ विक्रांत, क्या प्रॉब्लम है? विक्रांत ने खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सो मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ। आप लोग आराम से काम एंजॉय कीजिए, मैं तो चला। विक्रांत का शब्द सुनते ही पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। सभी इन्वेस्टिगेटर्स अजीब नजरों से विक्रांत की तरफ देखने लग गए। आज तक किसी ने विक्रांत के मुंह से इतनी बुलंद आवाज में एक भी शब्द नहीं सुना था और आज तो विक्रांत ने हद ही कर दिया। डायरेक्ट डीसीपी डिसूजा सर से छुट्टी की बात कर ली। कमाल है, डीसीपी डिसूजा साहब के सामने तो इस नजर मिलाकर भी नहीं खड़ा होता, लेकिन विक्रांत सक्सेना ने आज उनसे डायरेक्ट ही छुट्टी पर जाने की बात कह दी। और छुट्टी मांगी भी क्यों? क्योंकि अभी उसका मन काम करने का नहीं हुआ है। यहाँ तक अगर कोई ऐसी भी होती या किसी को बहुत अर्जेंट काम भी होता तब भी नियम के अनुसार छुट्टी टीम लीडर से कहकर मांगी जाती है। कहाँ विक्रांत की आवाज अपने टीममेट के आगे नहीं निकलती थी और कहाँ आज उसने डायरेक्ट ही डीसीपी डिसूजा के सामने ही खुद की छुट्टी पर जाने का ऐलान कर दिया। डिसूजा साहब भी असहज स्थिति में आ गए और वो कुछ सेकंड तक खड़े होकर विक्रांत को देखने लगे। खैर उन्होंने विक्रांत को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन विक्रांत के चिर प्रतिद्वंदी मिस्टर पुष्कर को बोलने का मौका मिल गया था। तुम्हारा दिमाग सही है या नहीं? हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही तुम्हें इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल किया गया और तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो। सीनियर ऑफिसर से ऐसे बात की जाती है? तुम्हें दिख नहीं रहा कि केस कितना सीरियस है? यहाँ किसी को सांस लेने की फुर्सत नहीं और तुम्हें छुट्टी पर जाना है। वाइस कैप्टन पुष्कर के बोलने के साथ ही यहाँ मौजूद अन्य इन्वेस्टिगेटर्स भी विक्रांत को हीनता भरी नजरों से देखने लगे। अब तक डिसूजा साहब बिना कुछ बोले यहाँ से चले थे। उनके जाने के बाद मानो पुष्कर को और ताकत मिल गई। अब वो विक्रांत को सही करने का ये सुनहरा मौका यूं ही नहीं जाने देने वाला था। तुम्हारी तबीयत बड़ी जल्दी खराब हो गई, बिना कुछ काम किए ही तुम बीमार पड़ गए।
ओह, लग रहा है कि कॉफी बनाने में बड़ी मेहनत पड़ रही है तुम्हें। हाँ? पुष्कर के साथ यहाँ मौजूद अन्य इन्वेस्टिगेटर्स भी विक्रांत की तरफ देखकर जोर से हंस पड़े। अभी सब हंसी रहे थे कि कॉफी का एक कप हवा में उड़ता हुआ आकर पुष्कर के कॉर्नर पर लैंड कर गया। पुष्कर ने उस कप को अपने ऊपर गिरने से रोकने की भरसक कोशिश की, लेकिन फिर भी उसका शर्ट कॉफी गिरने से भीग चुका था। कॉफी का कप भी जमीन पर गिरकर 2 टुकड़ों में टूट चुका था। जलती हुई कॉफी गिरने से पुष्कर कराह उठा। पुष्कर के कराहने के साथ ही पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। सभी की नजर इस दुस्साहस को करने वाले व्यक्ति को ढूंढने लगी। वहां सामने विक्रांत को लाल आंखें लिए खड़ा और हंस थोड़ा, बड़ा अच्छा लग रहा था। हंसना एक बार, विक्रांत ने पुष्कर को घूरते हुए कहा। तेरी तो साले। पुष्कर तेजी से विक्रांत की तरफ भागा, लेकिन तभी विक्रांत ने एक जोरदार पंच पुष्कर की आंखों पर चढ़ दिया। चीख के साथ ही पुष्कर धम से जमीन पर आ गिरा। अब पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस छा चुका था। विक्रांत का ये भयानक रूप आज तक किसी ने नहीं देखा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि रोजाना उनकी हंसी का पात्र विक्रांत कभी इस तरह के एक्शन मोड में भी आ सकता है। साले, बहुत सुन ली तेरी बकबक। तू समझता क्या अपने आप को? कॉफी पीनी थी न तुझे? ले आ गया ना कॉफी का टेस्ट, और पिएगा बोल, आज तेरी सारी तलब मिटा देता हूँ।